और ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां अपराधियों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में तांडव मचाया है। पिपरा और शेखपुरा इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। करीब 1 दर्जन की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की। पिपरा में दुकानदार समेत 2 लोगों को गोली लगी है, जबकि शेखपुरा में गोली लगने से घायल एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज भीड़ ने आरोपी सोनू के घर में आग लगा दी। वारदात के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। स्वर्गीय रमाकांत प्रसाद है ना, इसको भी गोली लगा है ना, वही। तो वारदात के बाद से स्थिति अब तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन की संख्या थी अपराधियों की, जिन्होंने तांडव मचाया है। पिपरा और शेखपुरा में फायरिंग की गई है। पिपरा में गोली लगने से 2 जख्मी हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई है। पिपरा के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को कुछ अपराध कर्मियों द्वारा, जो कि मोटरसाइकिल से आए थे, उनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। और उन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा जो है, उन्हीं के जो पिपरा के ही सटा हुआ गाँव है शेखपुरा, वहाँ पर भी एक व्यक्ति को गोली मारी, जिनका नाम राजेश कुमार है, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। पिपरा में जिन 2 व्यक्तियों को गोली लगी थी वो अभी इलाजरत है। अपराध कर्मियों की संख्या के बारे में अभी तक लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनकी पहचान की जा रही है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां जीजा के प्यार में पागल साली ने अपने ही सगे भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के अकुराहा खरगी गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोमल सिंह और जीजा संजीव सिंह के बीच मधुर संबंध थे। कोमल के भाई रितेश कुमार इस रिश्ते के खिलाफ था। रितेश को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, वो इसका विरोध करता था। जीजा से प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे भाई को कोमल सिंह बीच रास्ते से हटाना चाहती थी और अपने जीजा के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी खुशबू को जब इस बात का पता लगा तो उसने घटना कांटी पुलिस को बताई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कोमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये मृतक की अपनी बहन है, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और अभी बाकी जो इसमें फर्दर उनके घर वालों की गिरफ्तारी इनकी भूमिका यही थी कि इनकी जो इनके जीजा जी हुए, उनका जो संबंध था इनके साथ, तो उसको इनके भाई अपोज करते थे। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलके इनके भाई को मिलके मार दिया और इसकी लाश को भी जलाने की और गायब करने की पूरी कोशिश की थी। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली क्लास की 5 बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक कासिफ रजा के खिलाफ पियर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। शिक्षक पर स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है। मामला पियर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीड़ापुर का है। पुलिस के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर शंकर शर्मा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। BO प्रेमलता ने भी कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में दोबारा कोई शिक्षक ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। कार्रवाई होनी चाहिए और क्या करना चाहिए। कैसी कार्रवाई? ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि फिर दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटाए कि इस तरह काम करने का, गलत काम करने का। और क्या, आज सुबह हमको आवेदन मिला था हेडमास्टर साहब के द्वारा कि किसी जो टीचर है उनके द्वारा कुछ बच्चियों के साथ अनैतिक एवं अनाचार का प्रयास किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या गिरफ्तारी कब तक होगी? प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, देर रात पुलिस अपराधी में मुठभेड़ की खबर है। कुख्यात अपराधी मिथुन सैनी से मुठभेड़ हुई है। अपराधी मिथुन सैनी के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि कई लूटकांड का आरोपी है मिथुन। 4 दिन पहले डॉक्टर को भी गोली मारी थी इसने। पियर थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया था और अपराधी मिथुन के पैर में 2 गोली लगी है। बताया जा रहा है कि SKMCH में भर्ती कराया गया है। पटना में जेडीयू नेता सौरभ पटेल हत्याकांड का पुलिस ने 2.5 महीने बाद खुलासा कर दिया है। पुनपुन थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक 3 जमीन कारोबारी ने सुपारी देकर जेडीयू नेता की शूटर से हत्या करवाई थी।
इसके लिए जमीन बेचकर 14 लाख रुपए की सुपारी विक्की चंद्रवंशी को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में शूटर, लाइनर और सुपारी देकर हत्या कराने में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास हथियार और कारतूस के साथ बाइक जब्त की गई है। फिलहाल घटना में शामिल एक अपराधी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तीनों का जो है ईगो हर्ट हो गया उसमें, और इन तीनों के पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी पेमार में। तो पेमार में इन्होंने वो ज़मीन बेची 14 लाख रुपए में, और उसकी सुपारी जो है इन्होंने, तो तीनों ने ज़मीन बेच के 14 लाख रुपए की सुपारी जो है वो पप्पू चंद्रवंशी को दी। तो पप्पू चंद्रवंशी ने जो है फिर शूटर अरेंज किए, जिसमें विक्की चंद्रवंशी है जो उनका गांव का ही रहने वाला है, डोमनचक का, सत्यम था और राजू था। तो उसमें 14 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को दिए, और बाकी जो हथियार भी जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को उपलब्ध कराए। दानापुर के बेटा की सोन नदी में अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने अवैध बालू खनन में शामिल 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान अवैध बालू लदे 19 वाहन सहित 3 नाव को भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी नेतृत्व में खनन विभाग की टीम और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस प्रकार अभी तक कुल 45 लोगों पर 2 दिन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 19 वाहन जब्त किया गया है, 3 बोट जब्त किया गया है। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, नीति आयोग की बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। वहीं इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि सीएमओ से अभी तक इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। पिछले दिनों सीएम ने बैठक के लिए दिल्ली जाने की बात कही थी, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। इंडी गठबंधन के राज्यों के सीएम ने बैठक का पहले बहिष्कार कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की आज बैठक होने वाली है और देखिए बैठक जो है राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित सभी राज्यों के जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो इसमें मौजूद होंगे। बिहार से बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम को अधिकृत किया है। ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खासकर बिहार के लिहाज से ये बैठक और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में बिहार की तरफ से जो मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा वो शामिल होंगे और साथ ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। चूँकि इस बार का केंद्रीय बजट आया है उसमें बिहार को कई योजनाएँ और परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि मिली है और इस बैठक का इस वजह से भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि बैठक में राज्यों को जो सहायता मिली है उसके साथ साथ अन्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में बिहार अपनी मांगों से भी आयोग को अवगत कराएगा और नीति आयोग की ये 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। तो जाहिर सी बात है इस बैठक पर निगाह टिकी हुई है, खासकर बिहार की निगाह टिकी हुई है, चूँकि जब केंद्रीय बजट आया उसके बाद बिहार को कई सारी योजनाएँ मिली हैं और इस योजना को लेकर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी। साथ में इस बैठक में बिहार की तरफ से वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा जो मुख्य सचिव है वो भी शामिल हो रहे हैं। तो बिहार अपनी बात मजबूती से रखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया था तो बिहार की तरफ से 3 लोगों को सदस्य भी बनाया गया था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। तो जाहिर सी बात है इन तमाम लोगों की इस बैठक में शामिल होने से बिहार के लिए भी महत्व बढ़ गया है और देखना होगा कि नीति आयोग की बैठक के बाद बिहार को क्या कुछ फायदा मिलता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बड़ी खबर दरभंगा एम्स से जुड़ी हुई है, जहां दरभंगा के शोभन में ही एम्स बनेगा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शोभन में एम्स का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अब जल्द ही पूरी जमीन जो 150 एकड़ से अधिक है उसे केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी। साथ ही अपने संसाधनों से बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने और वहां तक 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी।
तो देखिए संजय झा जो जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि एम्स सब जल्द बनने वाला है और इसके लिए मिथिलावासियों की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट उन्होंने किया है और कहा है कि हमें विश्वास है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और विपक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। आखिर झारखंड में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और बढ़ती मुस्लिम आबादी पर क्यों मचा है बवाल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत तेज। बीजेपी का मुद्दा या देश की चिंता? बदलती डेमोग्राफी का जिम्मेदार कौन? राज्य में घुसपैठियों को किसकी शय? झारखंड के सियासी गलियारे में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी इसी मुद्दे के साथ चुनावी मोर्चा लेकर आगे बढ़ रही है। संथाल सहित राज्य के कई हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर बीजेपी हमलावर है। राज्य के बदलते डेमोग्राफी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार इस मामले पर जांच की मांग कर रही है तो सत्ता पक्ष इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहा है। मामले में हलचल तब तेज हो गई जब गोड्डा के बीजेपी सांसद, चतरा के एमपी कालीचरण सिंह ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बड़ा बयान दे डाला। आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%, 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 10%, 15%, 20% की बढ़ोतरी किसी वोटरों की होती है। 133%, 100% वोटरों की बढ़ोतरी कौन सा जियोग्राफी है भाई, कौन सा सिस्टम है भाई? हम उठा रहे हैं, हो रहा है, वास्तविकता हो रहा है। बांग्लादेश से जो सटा हुआ हमारे जिले हैं, वो हो क्या रहा है कि वहां से आ रहे हैं मुस्लिम, यहाँ आदिवासियों से, भोले वाले आदिवासियों की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। 100 से 150 मुखिया हमारे आदिवासी हैं, उनके हस्बैंड मुस्लिम हैं। बीजेपी के आरोपों पर पहले तो सत्ता पक्ष किनारा कर रहा था, लेकिन आदिवासी समाज के बीजेपी के आरोपों के साथ आ जाने के बाद अब पलटवार भी किया जा रहा है। इन लोग के संस्कार में उल्टा पुल्टा बोलना, गाली देना, कितना गाली दोगे मुसलमानों को? आप कहते हैं बांग्लादेशी की बात करते हैं, आपने कभी सोचा है उन बाल बच्चों पे क्या बीतती होगी? हम तो एक बच्चों के सेमिनार में गए थे, सभी को हमने साइकिल बांटा, तो बच्चियों ने कहा हमसे कि सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, हम लोग बांग्लादेशी मत बोलिए आप लोग, प्लीज ये राजनीतिक मुद्दा यहाँ मत लाइए आप लोग। बॉर्डर की हिफाजत, बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र के जिम्मे है। झारखंड पुलिस लगी हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो जहाँ सवाल करना, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड के जो मूल मुद्दे हैं, झारखंड के सवाल हैं, उनसे भटकाने की कोशिश है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच एक बात तो तय है कि राज्य में बदलती डेमोग्राफी देश के लिए चिंता का विषय है। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री से सवाल खड़े होना भी लाजमी है। सवाल ये कि घुसपैठियों को किसकी मिल रही शह? आदिवासी जमीन पर बांग्लादेशियों का कब्जा कैसे? घुसपैठ पर आखिर कैसे कसेगा शिकंजा? आदिवासियों को कब न्याय मिलेगा? घुसपैठ के साथ ही जनसंख्या बढ़ोतरी के आरोपों पर से पर्दा कब और कैसे उठेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो झारखंड की जनता के साथ ही सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। चुनावी साल में घुसपैठ और डेमोग्राफी बड़ा मुद्दा जरूर बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और रांची से निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। नवादा जिले को अब बहुत जल्द पहले सीमेंट फैक्ट्री की सौगात मिलने वाली है। वारसलीगंज औद्योगिक परिसर में इस सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखने जा रही है। 29 जुलाई को शिलान्यास कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। नवादा को अब बहुत जल्द एक सीमेंट फैक्ट्री की सौगात मिलने वाली है और अडानी ग्रुप के द्वारा नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री का सेटअप किया जा रहा है। और जहां पे पहले चीनी मिल हुआ करता था, अब वहां पे सीमेंट फैक्ट्री लगाया जा रहा है। इस वक्त हम तस्वीर आपको वारसलीगंज के पुराने चीनी मिल परिसर का दिखा रहे हैं, जो कि बियाड़ा का ज़मीन है और इसी ज़मीन में अडानी ग्रुप का जो अंबुजा सीमेंट है उसका यूनिट लगाया जाना है। सर्वप्रथम यह
मोहिनी ग्रुप को यह चीनी मिल था और उसके बाद फिर बियाडा ने इसे हैंड ओवर लिया और बियाडा के बाद इसे फिर चीनी मिल के जगह पे अब यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही है। कुल 72 एकड़ का यह पूरा परिसर है। सीमेंट फैक्ट्री के आने से यहाँ के आसपास के इलाकों में रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इलाके में भी काफ़ी समृद्धि आएगी। ये बेसिकली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है और अंबुजा सीमेंट, अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाई जा रही है और उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्लान है 29 तारीख का। तो बाकी तो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को सूचना ऑलरेडी मिली गई होगी। क्या क्षमता वगैरह होगा यहाँ प्रोडक्शन? क्षमता 3 MTPA की 2 यूनिटें लगनी है यहाँ और ये एक अत्यंत खुशी की बात है कि बिहार में औद्योगिक विकास की गतिविधियाँ अच्छे से तेजी से चल रही हैं। अपने अधिकारियों का ये कहना है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएगी और तो ये बेहद ही खुशी की बात है कि नवादा को एक पहली बार एक बड़ा समूह मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं नवादा को ये समृद्धि तो लाएगी ही, साथ ही साथ इसकी तैयारी जो है वो पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री इस फैक्ट्री का शिलान्यास के लिए 29 तारीख को आ रहे हैं और उसको लेके यहाँ तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जमीन घोटाले से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईडी ने कारोबारी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े मामले में कमलेश की गिरफ्तारी की गई है और पीएमएलए कोर्ट में आज ही इसकी पेशी भी होगी। 21 जून को ईडी की टीम ने कमलेश के फ्लैट में छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश और राइफल की 100 गोलियां जब्त की गई थी, जिसके बाद पूछताछ के लिए कमलेश को बुलाया गया था और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां लोधना ओपी क्षेत्र संचालित सूचना आउटसोर्सिंग में बवाल हो गया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल युवक सूरज माली 5 दिनों से कंपनी का चक्कर लगा रहा था। आज युवक फोलपेल की चपेट में आ गया। घटना में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय सैकड़ों लोग सूचना पाकर कंपनी परिसर आ गए। मौके पर पहुंचे आक्रोशित लोग शव के साथ प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते आक्रोशित लोग उग्र होकर बवाल करने लगे और आउटसोर्सिंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कंपनी में पथराव करने लगे। घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में सीआईएसएफ जवान और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुस्साए लोगों का हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीसीसीएल आउटसोर्सिंग में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की जाती रही। तो युवक की मौत और मौत के बाद से हंगामे और बवाल की तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां कई वाहनों को फूंक दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां युवक की मौत के बाद से बवाल देखने को मिला है। और अब बात लिफ्ट हादसे की करते हैं। हजारीबाग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यापारी लिफ्ट में जाते ही सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, लिफ्ट बनी काल। ये है खूनी लिफ्ट। लिफ्ट में जाने से लगता है डर। कहा जाता है कि किसी भी मशीन का कोई भरोसा नहीं कि वह कब खराब हो जाए, लेकिन अगर मशीन के खराब होने से किसी की जान पर बन जाए तो ये काफी खौफनाक हो जाता है। हजारीबाग में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। ये हादसा सदर थाना क्षेत्र के बंसीलाल चौक के पास हुआ। अपार्टमेंट के लिफ्ट की वजह से प्लाई व्यवसायी की जान चली गई। और वो पैसे से बिजनेसमैन थे, प्लाईवुड का बिजनेस था आनंद चौक पे। और यह देखने से प्रतीत जो होता है वह सही प्रतीत नहीं होता है। इसका छानबीन हम लोग अपने लेवल से तो कर ही रहे हैं। तो देखिए कि एक बॉडी जो है इस लिफ्ट के नीचे में वहाँ अंदर ग्राउंड फ्लोर में अंदर में गिरा हुआ, उसके सर फटा हुआ, सर से लगातार खून बह रहा है। उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन में थाना प्रभारी जी और पार्टी टीम के लोग आए थे
और जब इसको देखे बढ़िया से, इसको जो पहला दृष्टांत जो है, पहली नज़र में जो समझ में आया, इसका 3rd फ्लोर का जो लिफ्ट का जो ये वाला जो दरवाज़ा है, ये वाला खुला था। तो ये जब हमको जैसा लग रहा है कि ये सब खोला होगा, खोल करके अंदर गया और सीधे नीचे चला गया। ये घटना इतनी अचानक और दर्दनाक थी कि सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और लिफ्ट की तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। परिजनों ने लिफ्ट कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कभी लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें। लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें? बिल्कुल घबराएं नहीं, गहरी और लंबी सांसें लें, इमरजेंसी अलार्म बटन दबाएं, खुद से दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करें। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्सर हमारी जरूरत ही हमारे लिए काल बन जाती है। रांची से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और इस बीच रांची से बड़ी खबर जान ले, 3 दिन मॉनसून कमजोर रहेगा, कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। तो पिछले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार और राजधानी रांची में भी भारी बारिश हुई। 30 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, तो ऐसे में अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो झारखंड से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड में अगले 3 दिन तक मॉनसून कमजोर रहने वाला है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।